ये पार्टी वो पार्टी नहीं है। जी ये अरविंद केजरीवाल जी वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, जी और ये आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं है कि जब इसका जी इंसेप्शन हुआ, वही पार्टी जब उनके एमएलएज करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जब सामने आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग पे व्हाट इज़ रॉन्ग, हर चीज़ को ये कह देना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये मोदी जी करा रहे हैं, ये अमित शाह जी करा रहे हैं, मुझे केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया, जी। मुझे एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो देन इफ़ यू कांट रियली वर्क फॉर पीपल, तो No. फिर आप सरकार क्यों बनाना है? तो द बिगेस्ट एग्जांपल इज क्लीनिंग यमुना। उस काम को रोकने वाला और कोई नहीं, उस काम को रोकने वाला आम आदमी पार्टी है। सभी को नमस्कार। मैं विनय सहस्रबुद्धे आपका अपनी दिल्ली अपनी बात इस पॉडकास्ट मालिका में सीरीज़ में फिर एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और हम सब जानते हैं कि चुनावी माहौल है दिल्ली के अंदर, और इसमें आज हमारे मेहमान बनकर हमारे साथ आए हैं श्रीमान कैलाश गहलोत जी, जो आम आदमी पार्टी के बिल्कुल शुरू के दिनों से एक प्रमुख नेता बनकर उभर कर आए, बाद में मंत्री बने, कई सारे विभागों को संभाला। एक मैं कहूँगा कि एक सफल एडवोकेट होने के बावजूद भी उनको लगा कि इस पार्टी में मैंने अपना समय, अपनी प्रतिभा को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके कारण वो यहाँ आए, और धीरे 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 जब वास्तविकता सामने आई तो उनको लगा कि मेरा भ्रम निराश हुआ है, इनफ इज़ इनफ। और बाद में नवंबर महीने में वो त्यागपत्र देकर, सत्ता में थे, त्यागपत्र देकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। तो ऐसे एक शख्सियत के साथ, ऐसे एक नेता के साथ आज हम बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है थैंक कैलाश यू सो जी। मच सर, थैंक यू सो नमस्कार। मच। वैसे कैलाश गहलोत जी के बारे में दिल्ली वासियों को बहुत विस्तार से बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, मगर उनको मैंने यहाँ पर आज निमंत्रण देने का एक खास कारण ये है कि 2011, 12, 13 के उस काल में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक बहुत बड़ा वातावरण न केवल दिल्ली में मगर पूरे देश में बना था, तो कई ऐसे आदर्शवादी, मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल्स, विभिन्न व्यवसाय में जुटे हुए, जिनके राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, न कोई फैमिली बैकग्राउंड थी, उनको लगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उस समय श्रद्धेय अन्ना हजारे जी भी उसके साथ थे, कि इन लोगों के माध्यम से, और अरविंद केजरीवाल जी है तो हो सकता है कुछ नई राजनीति आकार लेगी, कुछ अच्छा होगा। तो उस भाव से जो अपनी पूरी ताकत झोंक कर इस आंदोलन से जुड़ गए, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा बने, और बाद में चुनकर आए विधानसभा के सदस्य के नाते, और बाद में मंत्री बने। ऐसे जो लोग हैं उनमें से एक हैं कैलाश गहलोत जी। और बाद में उनका कैसे अपेक्षा भंग हुआ, और कैसे उनको लगा कि जिस बस में वो बैठे हैं, बिकॉज ही वॉज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सो आई विल यूज दैट जी जी। एनालॉजी, वो बस अपने गंतव्य तक तो जानी नहीं है, इसलिए उन्होंने बस से उतरना पसंद किया। अभी एक नई बस में बैठे हैं जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो पहले तो कैलाश जी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी राजनीतिक यात्रा है, जी ये कैसे प्रारंभ हुई? बिकॉज लेट मी टेल ऑल द ऑडियंस ओवर हियर दैट ही हैज़ बीन ए वेरी वेरी सक्सेसफुल प्लीडर। एक एडवोकेट के नाते दिल्ली उच्च न्यायालय में और अन्य अन्य न्यायालयों जी में जी। उनका एक बहुत अच्छा एक कारकिर्द उनकी रही है, मगर वो सारा त्याग कर उन्होंने राजनीति को अपनाया, एक आदर्शवाद सामने रखते हुए। एंड देन व्हाट ऑल हैपेंड, लेट अस लिसन इट फ्रॉम हिम। जी जी। कैलाश जी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका दिया, ताकि आपको आपके विचार हम सुन सकें, और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी व्यूअर्स लोगों को हैं, बता लोगों पाए। को हम बिल्कुल। बता सकें। अम, सर, मैं बिल्कुल दिल्ली का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जी। मेरी पहचान वहाँ से है। नजफगढ़। नज़फ़गढ़, नज़फ़गढ़ के बिल्कुल नज़फ़गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा गांव है मित्राओं विलेज, और बहुत ही साधारण परिवार से किसान, और मेरे फादर स्कूल टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो उस
बैकग्राउंड से जी संबंध है मेरा, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये दिल में ज़रूर इच्छा थी कि कभी मौका मिलेगा तो अपने एरिया के लिए, दिल्ली के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए। सही। और वहाँ से स्कूल के बाद कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ा मैं। वहाँ पर फिर दोबारा कहीं ना कहीं था कि भाई कुछ करेंगे, तो मौका मिला तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गए। इज इट? तो अच्छा, मैं प्रेसिडेंट रहा वेंकटेश्वर कॉलेज का बढ़िया। 94-95। हालांकि ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है, माय फादर वाज अगेंस्ट पॉलिटिक्स। आई सी। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जी, जी, भाई जी, पॉलिटिक्स, जी, जी। क्योंकि एक परसेप्शन है जी। और एक मन में और दिमाग में है कि भाई पॉलिटिक्स जो है वो खराब है, गंदा उसमें है, गंदा उसमें नहीं है, और जाना उसमें चाहिए। सही बात है। तो देन आई प्रॉमिस माय फादर कि ठीक है, जब तक हम सेटल नहीं होंगे आप दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे। विद दैट उन्होंने इजाज़त दिया इलेक्शन लड़ने का। तो इसलिए पूरा लॉ जब तक किया, मास्टर्स किया, तो क्योंकि उनको प्रॉमिस था तो मैं नहीं की। सही। तो मैं लॉ किया, फिर मास्टर्स किया लॉ का, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते जब बिल्कुल सेटल हो गए, तो फिर हाई कोर्ट की पॉलिटिक्स में मैं बार का एग्जीक्यूटिव जी, मेंबर रहा, वन जी, ऑफ द यंगेस्ट। और वाइफ भी लॉयर हैं सर, तो हम दोनों बड़ा अच्छे तरीके से बड़े एस्टैब्लिश्ड Established, एडवोकेट्स होने के जी, बावजूद जी। आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक आकर्षण मन में आ गया। तो जब ये पूरा ये स्टार्ट हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, तो कहीं फिर लगा कि इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, एंड वॉट एवर यू कैन कंट्रीब्यूट, राइट। जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। जी। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, और फिर आम आदमी पार्टी का जी। जन्म हुआ। जी। तो जब ये आम आदमी पार्टी बनी, और स्पेशली अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो एक ऑरा था, जी। और उनका जो एक, उनके जो विचार थे, और एक बिल्कुल आम आदमी किन चीज़ों से संघर्ष करता है डेली, उसको बदलने के लिए, राजनीति बदलने के लिए, एंड दैट इज़ हाउ You got into it. आई गॉट इन्वॉल्व। और आप यकीन कीजिए, पूरा प्रैक्टिस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एंड फुल टाइम फिर हम आम आदमी पार्टी के साथ। ये कब की बात है? 2000? ये तो 2012-13 से जुड़ गए थे। 12-13, हाँ। फिर जब एमपी का इलेक्शन हुए, जी। आई थिंक दिस वाज 14। 2014, तब पूरा आम आदमी पार्टी के साथ हमने मेहनत किया, और एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण कार्यकर्ता के रूप में। कोई हमारा एम्बिशन नहीं था कि भाई हम को एमएलए बनना है या ये सब करना है। 2015 में फिर चुनाव लड़ा, क्योंकि जो वहाँ के जो कैंडिडेट थे वो दे वांटेड टू रिप्लेस, एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राइट। और 2015 में चुनाव जीते। इनफैक्ट नज़रगढ़ हैज़ ए वेरी यूनिक ट्रेडिशन, मैं कहूँगा। वो किसी भी एमएलए को रिपीट नहीं करते हैं। अच्छा। वो एक बार जी। एंड दिस इज हैपनिंग सिंस जब से 1992-93 में जी। स्टार्ट हुआ। जी। जी। लेकिन 2015 में जीते, और 2020 में दोबारा वहीं से कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म मौका मिला। तो और फिर आपको याद होगा 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए थे। सो वो 1-2 अपॉइंट नहीं किए, पूरे 21-22 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस फिर चालू हुआ। एंड वैसे दर्शकों को शायद पता ही होगा कि अटल जी के कार्यकाल में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या पर पाबंदी लाकर एक जनतांत्रिक सुधार अमल में लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। मगर उसको सरकमवेंट करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए श्रीमान केजरीवाल जी ने ये एक नई रचना बनाई कि चलो हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। एम आई करेक्ट सर? तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जैसे ही बने, आई थिंक फरवरी में इलेक्शन जीते, मार्च में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, तो फिर इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ गया और वो केस पूरा चालू हो गया। वो पूरा केस, और राइट फ्रॉम स्ट्रैटेजी से लेके हैंडलिंग 21 MLAs,
पूरा लॉयर का एक टीम, ये पूरा काम आप पूरा देखते काम आई वाज हैंडलिंग एंड वहाँ से फिर अरविंद केजरीवाल जी के साथ काफ़ी प्रॉक्सिमिटी और वो सब रहा। एंड क्योंकि मेरा तो पूरे फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सही बात है। दूर दूर तक नहीं है, और मेरे ख्याल से ना कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है। जी एंड 2017 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 मई में मंत्री बने और काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज। जी हाँ, मतलब दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ बीच में थोड़ा हस्तक्षेप करके कि 2017 से लेकर 2024 नवंबर तक आप अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे। 3 बार शपथ लिया सर। 3 बार शपथ ली है और शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जो इन्होंने हैंडल नहीं किया है। जी जी मतलब वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर और ट्रांसपोर्ट से लेकर Finance फिनांस से से लेके, लेकर home, होम से लेकर सारे डिपार्टमेंट्स लगभग जी। कैलाश जी ने हैंडल जी, किए हैं। बिल्कुल। फिर ये मैं कैलाश जी पूछना चाहता हूँ कि जब आप उस पार्टी में और सरकार में एक भूमिका निभा रहे थे तो आपको ऐसे क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ कि आपको लगने लगा कि दिस इज़ नॉट द राइट व्हीकल दैट आई हैव डिसाइडेड टू गो विथ? देखिए मेरी तरह 1 2 या 100 लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़े। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से जब जुड़े तो इवन पीपल हु आर वर्किंग इन अमेरिका, जो सिंगापुर में काम कर रहे थे, ये सिर्फ मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, अक्रॉस द ग्लोब। आप ये सोचिए ऐसी कौन सी मूवमेंट रही है कि जहाँ कोई सिंगापुर में नौकरी कर रहा है, जी, कोई फ्लरिशिंग किसी की प्रैक्टिस है, कोई डॉक्टर है, वो छोड़कर वो छोड़ के यहाँ पर आ गए। उन सभी के अगर एक कॉमन चीज़ अगर आप देखेंगे तो सभी के मन में ये भावना थी कि हमें देश के लिए काम करना है, बिल्कुल, देश को आगे लेके जाना है, बिल्कुल, समाज को आगे लेके जाना है, और जिस प्रकार से राजनीति हो रही है इसको चेंज करना है। बिल्कुल। तो एक जो नारा था कि हम राजनीति करने नहीं, सही, हम राजनीति बदलने आए हैं, सही बात है। वो नारा जब लगाते थे तो सिर्फ लगाने के लिए नहीं, वो नारे को हम अंदर से बिल्कुल, 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 अंदर से महसूस करते थे। बिल्कुल। लेकिन जब जैसे समय बीता और स्पेशली 2020 के बाद जिस प्रकार से पार्टी और सरकार चली, तो फिर कहीं ना कहीं ये क्लियर होने लगा कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं है। जी, ये अरविंद केजरीवाल जी वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, जी, और ये आम आदमी पार्टी वो आम आदमी पार्टी नहीं है। कि जब इसका जी, इंसेप्शन हुआ, जी, जी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का था, जी, तो एक बड़ा डिलेमा और एक बड़ा कन्फ्यूजन माइंड में लोगों के आने लगा, और हर एक कार्यकर्ता के मन में कि यार वो पार्टी जिसका जन्म हुआ अगेंस्ट करप्शन, वही पार्टी फिर करप्शन में लिप्त हो रही है, और इतने केसेस हो गए करप्शन के। तो सबसे बड़ा तो मोह भंग जो है वो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। मगर कैलाश जी, आप एक पर्सनल एजेंडा न रखते हुए राजनीति में मतलब प्रविष्ट हुए ऐसे एक नेता जो कार्यकर्ता से शुरू करके नेता बन गए। जी। आपका तो कोई एजेंडा नहीं था। आपको तो जैसे आपने सही फरमाया कि देश और समाज के हित के लिए और राजनीति की जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए एक बड़े अच्छे भाव से आप राजनीति में आए। तो जब आपको ये फिसलन दिखाई दे रही थी धीरे धीरे धीरे, तो स्वाभाविक रूप में आप मन में बड़े उद्वेलित हुए होंगे, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव डिस्कस दीज थिंग्स विद द अपेक्स लीडरशिप, स्पेशली अरविंद केजरीवाल एंड अदर्स। वो उस समय वो क्या तर्क देते थे? हाउ ही यूज्ड टू काइंड ऑफ डिफेंड? उनका तर्क बड़ा सिंपल है, और वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, एवरीथिंग वो कहते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। ओह, फॉर एवरीथिंग अच्छा, वन वेरी सिंपल थिंग,
कोई एमएलए, सो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने मंत्री को सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक असीम अहमद मंत्री थे, सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वो किसी बिल्डर से कोई पैसा लेने का कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आया, जी, एक सिटिंग मिनिस्टर को उन्होंने हटा दिया। पूरे पूरे मतलब मंत्रिमंडल से ही बाहर कर दिया, नहीं पार्टी से ही बाहर कर दिया। हाँ जी, मंत्री पद से ही हटा दिया। तो वही पार्टी जब उनके एमएलएज करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जब सामने आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग भी व्हाट इज़ रॉन्ग, हर चीज़ को ये कह देना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये मोदी जी करा रहे हैं, ये अमित शाह जी करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फिर जी जो मतलब एक ठिकरा फोड़ने वाली एक प्रवृत्ति दिखाई दी। इस पर कुछ डिबेट होता था उनके साथ कि ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं और हमारी एक दृष्टि से मन ही मन में घुटन हो रही है, ऐसा कुछ डायलॉग करने की डिबेट हुआ करता था, बट आई थिंक वहाँ पर डिबेट करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। इज इट मतलब जो पार्टी जनतंत्र को बचाने के लिए आई उसके अंदर डिबेट करने की स्थिति ही न हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको मन ही मन में कितना तो मतलब और ये जो घुटन है, ये हर एक कार्यकर्ता और एमएलए महसूस कर रहा एंड है इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स वो महसूस करते हैं। और कोई बोलेगा ऊंचे स्वर में कुछ बगावत जैसा नहीं, मगर कुछ कहेगा तो उसको फिर ये भी उस एजेंडे का है, मतलब ये भी मोदी जी के इशारों पर काम कर रहा है। उसको अपना फेट पता है। अच्छा क्या क्या होगा उसके साथ उसको मालूम है फिर। जी 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 शायद मतलब आपके पार्टी में तो कई ऐसे उदाहरण हमने देखे, स्वाति मालीवाल जी का भी देखा, बाकी भी देखा, तो ये घुटन एक दृष्टि से आपको सहन करने की मर्यादा से भी बाहर हो गई, इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। तो मैंने जब रिज़ाइन किया, मैंने बड़े शॉर्ट में आई ट्राई टू समराइज एवरीथिंग कि व्हाई आई एम रिज़ाइनिंग, क्योंकि इतना एक शुरू से एक पार्टी से के साथ आप जुड़ते हैं और लगातार आप सरकार में एक मंत्री के रूप में जब काम करते हैं, तो वो डिसीजन लेना कि आप पार्टी भी छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन भी कर रहे हैं, वो आसान नहीं होता। जी 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 तो बहुत शॉर्ट में मैंने उसको समराइज़ किया कि नंबर 1, जो वादे पार्टी ने किए उस पर अमल नहीं। उस पर अमल नहीं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है प्लीज़ कि जो वादे किए जी जब पूरे नहीं होते हैं तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जी मुझे केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। मतलब जो उनके मतलब कार्य की जो भी एक परिसीमा है उसमें आता है वो भी नहीं किया उन्होंने। वो भी नहीं किया, और वो नहीं करने का अगर आप पूरा अक्रॉस इफ़ यू सी ऑल दी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो उसमें यही मिलेगा कि मुझे केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया, मुझे एलजी ने काम नहीं करने दिया। जी तो देन इफ़ यू कांट रियली वर्क फॉर पीपल, तो फिर आप सरकार क्यों बनाना है? कैन यू साइट वन एग्जाम्पल गहलोत जी कि जो बिल्कुल उनके दायरे में था, ही कुड हैव इजीली डन दैट हैड ही द पॉलिटिकल विल टू डू दैट। तो द बिगेस्ट एग्जांपल इज क्लीनिंग यमुना। हाँ, और एक बार क्यों, वो तो 2 बार 3 बार प्रॉमिस किए। मतलब पर्याप्त रिसोर्सेस थे, यमुना की चुनौती एकदम सामने दिखाई दे रही थी, आवश्यकता थी, बिल्कुल, मगर कुछ किया नहीं। एंड द सेकंड थिंग विच आई मेंशन, एंड और मैं उसको कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा। जी 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 आपके जब पॉलिटिकल एम्बिशंस जब ओवरटेक कर लेते हैं कि लोगों की सेवा करनी है, जी दिल्ली के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, एक जिद समझिए या उसको एम्बिशन समझिए। अब 2 बार 3 बार वादा किया कि हम यमुना, पहले कहा कि 20 तक यमुना साफ करेंगे, फिर कहा हम 25 तक यमुना साफ करेंगे, जी और कहा कि यमुना में डुबकी लगाएंगे। ये तो सारा रिसोर्सेज दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट जो है वो, उसमें कभी हमें पैसे की कमी होने की फीलिंग
नहीं कभी नहीं आई। लेकिन लास्ट के कुछ महीनों में या सालों में कुछ ऐसा लगने लगा कि रिसोर्सेज का भी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन यमुना को साफ करना आई थिंक पूरी पार्टी का, पूरी सरकार की प्रायोरिटी थी। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट माँ यमुना की बात नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से बहुत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी जी। इफ़ यू रिमेंबर, एलजी साहब ने यमुना को एक स्ट्रेच टेकअप करके बिल्कुल। और उसमें बहुत अच्छा काम करके दिखाया। इनफैक्ट दैट स्ट्रेच, वो स्ट्रेच अगर आप नजरकोट कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे उसके रास्ते में पड़ता है। और जब भी वहाँ से मैं निकलता था मैंने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग हो रहा है जी। उस काम को रोकने वाला और कोई नहीं, उस काम को रोकने वाला आम आदमी पार्टी है। जी, मगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि इसमें क्या वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, काम न होने देने की या न करने की जो प्रवृत्ति है उसका बीज कहाँ है? वेयर आर द रूट्स ऑफ दिस टेंडेंसी काइंड ऑफ? आई थिंक इसका जो बेसिक अगर आप देखेंगे तो किसी भी काम में या किसी भी छोटा है या बड़ा है, आप अकेले उस काम को नहीं कर सकते, आपको एक टीम वर्क, वंडरफुल, आपको एक टीम वर्क करना पड़ता है। और इनका टीम संकल्पना में विश्वास ही नहीं। आपको सबको साथ लेके चलना है। सही। स्पेशली दिल्ली जैसी जगह में, बिल्कुल, जहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर लैंड, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर, पुलिस का आपका नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, और बाद में सर्विसेज, जब सर्विसेज बोलते हैं तो ऑफिसर्स का कंट्रोल भी आपके पास पूरा नहीं है। सही। तो ये तो आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, नेता हैं, वो तो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ज्ञान है। उनको ये भी पता है कि दिल्ली जैसी जगह में काम किस प्रकार से होता आया। सही सही। तो दिल्ली जैसी जगह में वन कैन नॉट थिंक ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग, सेंटर को साथ लेना है आपने। करेक्ट, एलजी के साथ एलजी को साथ लेके चलना है आपने। सही बात है। और आपका भी जो टीम है उसको साथ लेके चलना है। जी जी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो एक एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो सबको साथ लेके चलते हैं, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं वो गैप रहा, अभाव रहा। और दर्शकों को शायद ये भी पता है कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब कुछ साल कांग्रेस की सरकार थी नहीं। जी बिल्कुल। बावजूद इसके शीला जी और उस समय की सरकार ने समन्वय के आधार पर उस समय के जो भी एलजी होंगे उनके साथ एक तालमेल बिठाते हुए काम किया। जी, तो ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते, मगर न पॉलिटिकल विल थी, न कोई प्लान था, न कोई टीम के रूप में काम करने की रचना थी। एम आई करेक्ट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होना एक अलग बात है जी, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं एंड यू हैव टू रन अ गवर्नमेंट, तो फिर आपका रोल चेंज होना चाहिए। सेम एक्टिविज्म के रूल से आप सरकार नहीं चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू हैव टू लीड द गवर्नमेंट, यू हैव टू लीड द स्टेट, और आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं और जिनकी आपको हेल्प चाहिए, बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली गोल आपका एक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि पब्लिक के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। एब्सोल्युटली। मगर एक कैलाश जी हमारे मन में सवाल है, देखो संजोग की बात है आज जाड़े के कारण हम दोनों मफलर लेकर बैठे हैं मगर आपके मुख्यमंत्री ऐसे महोदय हैं वो गर्मी में भी मफलर पहनकर अपना एक ब्रांड बिल्डिंग करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मगर इस ब्रांड से तो कुछ होता नहीं। और जैसे कि हमने देखा कि उनका दिखावा एक तरीके का है, प्रस्तुति एक तरीके की है और रियलिटी दूसरी है। सो देयर इज़ ए वाइड गैप बिटवीन द परसेप्शन अबाउट हिम एंड द रियलिटी। तो इसके दो पैमाने हैं, मतलब दो विषयों के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्टली एज द हेड ऑफ द आम आदमी पार्टी, ये बात सही है कि वो अपने आप को अध्यक्ष वगैरह नहीं कहते, वो तो एक तरीका है उनका, सारे सूत्र अपने हाथ में ही है, मगर वो खुद को अध्यक्ष नहीं कहते। और फिर भी उनकी पार्टी संचालन की सारी ताकत तो उन्हीं के पास है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, सत्ता का केंद्र एक ही है। तो एज ए पार्टी चीफ काइंड ऑफ संगठन के अंदर
उनकी कार्यशैली कैसी है और जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि ये मतलब घुटन सी हो रही है, यू कैन नॉट ब्रीथ फ्रीली देयर, ये इसके कुछ उदाहरण बताइए ना हमें ताकि दर्शक जान पाए। जी। देखिए, संगठन अगर आप देखें तो संगठन किसी भी पार्टी का बैकबोन है। जी। और संगठन को चलाने के लिए आपको सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि आपको वास्तव में ये फील भी करना है और प्रूव करना है कि संगठन का हर एक कार्यकर्ता Absolutely. आपकी फैमिली का हिस्सा है। एब्सोल्युटली। वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, आप बताइए वो अगर अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहें तो वो कैसे मिलेंगे? और 2020 से लेके 2025 आ गया है, आप बताएं कितने संगठन के साथ उन्होंने वार्ता किया, कितने संगठन के साथ कोई बैठकें वगैरह होती थी संगठन की? कुछ नहीं। नहीं। कुछ नहीं, कोई कार्यकारिणी की बैठक, कोई अभी आप बीजेपी में देख रहे हैं कि हर समय 10 लोग इकट्ठा बैठते हैं, निर्णय करते हैं। नहीं, उस तरह का कल्चर जो है वो है ही नहीं। आम आदमी पार्टी में कभी डेवलप उस प्रकार से हुआ नहीं। और संगठन में भी जो मेन लीडर हैं, लोगों की इच्छा होती है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वो अपने लीडर से मिल पाए। तो उसका कहीं ना कहीं अभाव रहा। और स्पेशली 2020 के बाद अगर आप देखें, एंड मोर सो आफ्टर पंजाब, तो उनका पूरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चेंज हुआ। मतलब एक्सेसिबल नहीं। एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल कम हो गया। जो एक संबंध होता है कार्यकर्ता और आपके नेता में, वो काफ़ी कम रहा, और जिसकी वजह से पूरा संगठन जो है वो कहीं ना कहीं मायूस भी हुआ। जी। तो मतलब न एक्सेसिबल है, न कोई संवाद है, न कोई डायलॉग है, न कोई डिस्कशन है, कोई नोट्स टैली करना वगैरह, ये भी कुछ संगठन के लोगों के साथ भाई क्या करें हम, ये चुना, ऐसा कभी डिस्कशन, इनफॉर्मेलिटी कुछ? वो सिर्फ चुनिंदा लोग हैं जिनसे केवल कोटरी जिसका आप उल्लेख जिसका करते हैं। कोटरी बोलते हैं, या अपना एक इनर कोर जी। ग्रुप बोल लीजिए, उसके साथ जो उन्होंने चर्चा किया। और निर्णय तो पहले हो जाता है मेरे ख्याल से, उसको भी थोड़ा सा चर्चा का शेप देके जी। और फिर वो पब्लिक करती है। बट नाउ टेल मी, यू वेर ए मिनिस्टर ऑल्सो एंड वन ऑफ द की मिनिस्टर्स आई वुड से, क्योंकि आपने इतने चुनाव और इतने सारे कैंपेन में भी उनके साथ का और इतने सारे डिपार्टमेंट भी संभाले आपने, तो मुझे एक बताइए कि सरकार में रहते हुए, और वो तो सरकार के मुखिया, तो अपने मंत्रियों के साथ उनका संबंध, मंत्रियों को जो एक जरूरी एक लिबर्टी देना होता है अपने अपने विभाग के बारे में, निर्णयों का जो डिसेंट्रलाइजेशन आवश्यक होता है, इन विषयों में आपका क्या अनुभव रहा? मतलब आप रियलिटी जानना चाहते हैं? बिल्कुल रियलिटी जानना चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए हमारा ना आपका कोई एजेंडा है ना मेरा कोई एजेंडा है। वी आर इनटू एजुकेटिंग द वोटर्स, सो प्लीज टेल अस कैंडिडली व्हाट एग्जैक्टली वाज द रिलेशनशिप एज मिनिस्टर एंड। तो मैं आपको एक एक्चुअली मैं थोड़ा सा, बिकॉज एज ए मिनिस्टर यू कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स, आई नो, एंड इट हैज़ बीन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने आज तक कभी भी कोई, आपने देखा होगा इवन आफ्टर लिविंग या आम आदमी पार्टी, सरकार में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और किसी भी सरकार में वो चलती हैं, लेकिन आप जब सरकार में होते हैं और एज अ मिनिस्टर आप जब काम कर रहे होते हैं, ये बात ठीक है, आप एक पार्टी के हिस्सा भी हैं जी, और आपके जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी को पुश करे जी, वो भी साथ साथ आपने करना है। सही। तो मैं आपको सिर्फ एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं। जी, आई थिंक 2023 या 22 का बजट मैंने पेश किया था,
मनीष जी जब अरेस्ट हो गए थे, जी एंड 20-25 दिन मिला वो पूरा बजट को प्रिपेयर करने में, क्योंकि उससे पहले फाइनेंस पोर्टफोलियो मैंने कभी देखा नहीं था उस प्रकार से। जी तो बहुत कम टाइम था और अंडर लॉट ऑफ टाइम का प्रेशर बहुत था। तो उसमें हमने एक स्कीम किया था कि हम दिल्ली की सारी सड़कों को एट एक ही साथ उनको हम कारपेटिंग करेंगे, उनका जी बनाएंगे। जी उनकी देखरेख भी दिल्ली सरकार करेगी, जी। उनकी सफाई भी दिल्ली सरकार करेगी, उनका ब्यूटिफिकेशन भी दिल्ली सरकार करेगी। बढ़िया। फिर तो इसका जो बजट एलोकेशन हुआ और जो अनुमान लगा वो हुआ 28,000 करोड़। तो 28,000 करोड़ का जो अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है। इस लेवल की स्कीम कभी पूरे देश में कोई नहीं बनी। जी तो जब इसका फाइल चालू हुआ तो फाइनेंस इसका कैबिनेट नोट बन के गया। तो फाइनेंस जब पीडब्ल्यूडी ने फाइल भेजा फाइनेंस में, तो फाइनेंस के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि सफाई का काम एमसीडी का है। इसमें एमसीडी का कहीं भी एनओसी नहीं है। सही बात है। नंबर 2, नंबर 1 पे रखिए, इसका कोई भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है फाइल में। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं था फाइल मतलब कोई उसका शेड्यूल, कोई उसका बाकी में। डिटेलिंग। आप जब इतनी हाँ, बड़ी बिल्कुल स्कीम सही। जब बनाते हैं तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट Right, कंसल्टेंट्स right, को इन्वॉल्व करके, सही, चाहे सही, वो सही। कोई भी वन ऑफ द 5 जो बिग कंसल्टेंट्स हैं, अर्नस्ट एंड यंग है या दूसरी जो कंपनीज हैं, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इस पूरी स्कीम के वीकनेस क्या हैं, वो सामने आ जाते हैं। एंड वो फिर एक ऑफिसर्स को उससे काफ़ी कंफर्ट मिलता है कि भाई एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का रिपोर्ट उन्होंने बनाया। सही। तो कोई डीपीआर नहीं था। सेकंड, एमसीडी का एनओसी नहीं था सफाई का। थर्ड, दिल्ली की सड़कें कभी भी एक साथ एक समय पे नहीं बनती। सही बात है, उसका शेड्यूल करना शेड्यूल पड़ता है। होता है 5-5 साल। एक सड़क जो हम बनाते हैं उसका यूजुअली डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 5 साल का रहता है। तो जब 5 साल उस स्ट्रेच का ख़त्म होगा तो फिर दोबारा वो बनेगा। तो नंबर 3, हमारी जो सड़कों की चौड़ाई है, विड्थ है, वो कोई कांस्टेंट नहीं है। सही। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो फाइनेंस ने कहा कि इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। एनीवेज देयर वर 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ फाइनेंस। उसमें से मैंने आपको 5 जो मुख्य जी वो जो है बताए। वो बताए। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे लगा कि ये फाइनेंस के जो ऑब्जर्वेशंस ये बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। और फाइनेंस ने कहा कि आप इसका पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लीजिए कैबिनेट से। उन्होंने फिर भी मना नहीं किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये नहीं कहा कि भाई ये नहीं लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, इसका आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लीजिए कैबिनेट से। सो मैंने वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मैंने अप्रूव करके और सीएम को भेजा, पीडब्ल्यूडी को भेजा। पीडब्ल्यू को। तो शाम को जब बातचीत हुआ तो बहुत नाराज़ मेरे से, अच्छा। बहुत ज़्यादा नाराज़। तो मैंने जानने की कोशिश की, सर क्यों नाराज़ हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने बिना पूछे फाइल भेज दिया। ओह, आई सी। तो अब चूंकि एक प्रोटोकॉल रहता है, जी, आप जब जी। सीएम से करते हैं इंटरेक्ट, तो मैंने बड़ा पोलाइटली समझाने की कोशिश किया कि सर जो ऑब्जर्वेशंस है फाइनेंस की, दे आर वैलिड, और किसी ना किसी स्टेज पे हमको ये इश्यूज़ को डील करना पड़ेगा। बिल्कुल। फाइनेंस ने मना तो नहीं किया है। एनीवे वो, और मैंने ये भी क्वेश्चन किया कि सर बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में हम एक्साइज पॉलिसी में केस ऑलरेडी हो रखा है। सही। मैं भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आई वाज वन ऑफ द मेंबर right. एज अ लॉ मिनिस्टर, एज रेवेन्यू मिनिस्टर। तो सरकार में जो काम करते हैं तो आपको
यू हैव टू बी 200% श्योर कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आपको जितने भी उसके इश्यूज हैं, इवन आपको कहने के माइंड में ये भी रखना पड़ता है कि एक बार जब ये स्कीम लॉन्च होगा तो उसमें जो विपक्ष है वो इसमें कुछ कमियां सही निकालेगा। बात है, सही प्रीएम्प्ट करना पड़ता है। प्रीएम्प्ट करते हैं। सही बात अच्छा, मैं तो ट्रेन लॉयर हूँ तो दिमाग में मेरे हमेशा ही चलता है कि यार कि जब ये हम केस आर्ग्यू करने जाएंगे तो जो ऑपोजिट काउंसिल है वो क्या इसमें है। सामने वाला क्या बोलेगा। क्या बोलेगा। तो ये जो पीडब्ल्यूडी वाली स्कीम थी, मुझे कहीं ना कहीं जब फाइनेंस ने ये चीज़ें लिखी और मुझे लगा कि ये वैलिड है, उस टाइम आई वॉज 200% कन्विंस कि ये स्कीम कभी लॉन्च नहीं होगी। ओह आई सी। उसी टाइम आई वॉज कन्विंस्ड कि ये स्कीम कभी भी लॉन्च नहीं होगी। जब जो चीज़ें फाइनेंस ने कही हैं, अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं करता है, दिस स्कीम विल नेवर टेक ऑफ। लेकिन मैंने उस टाइम उनको नहीं कहा। मैंने कहा सर, मुझे लगा कि ये ठीक है, लेकिन आपका आदेश, क्योंकि आप सीएम हैं, तो आपका आदेश जो है वो तो मुझे मानना ही है। आप क्या करना बताइए क्या करना है। तो फाइल वापस बुलाया गया। फाइल एक बार जो आपके टेबल से गया जी, वो फाइल लौटाया गया रात को ही। अच्छा। अगले दिन सुबह भी नहीं, ओहो। रात को ही फाइल जो है वो वापस बुलाया गया और जो आदेश था उस पर वही दस्तखत करना आपको बाध्य हो गया। वो लिख के, लेकिन मुझे आई वॉज 200% कन्विंस्ड कि ये स्कीम कभी भी जी 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 नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है। जी। मतलब एक दृष्टि से पूरा स्टेज मैनेज्ड और पूरा अपने तरीके से करना, जो मंत्रियों के मत है, जो ब्यूरोक्रेसी का मत है, उसकी पूरी तरीके से अनदेखी करना और जो एजेंडा है अपना वो चलाना। मैं मानता हूँ कि ये भी एक तरीके का 28,000 करोड़ रुपए का एक कांड हो गया, या उसका कम से कम शिलान्यास उस समय हो गया, ऐसा मैं कहूँगा, बशर्ते मुख्यमंत्री जी के हाथों ही हो गया एक दृष्टि से। मगर मुझे एक और भी जिज्ञासा है, क्योंकि आप पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी थे, उनके करीबी लोगों में भी आपका नाम आता था। जब पंजाब में सरकार बनी आपने जी, और उनके स्टेटमेंट भी आए थे कि पंजाब में सरकार बनती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और सरकार बनी, मुख्यमंत्री भी बने, तो वो पंजाब की सरकार बनने का क्या अनुभव है और उसका इन्होंने कैसे नाजायज़ लाभ उठाया और किस पद्धति से उस पर पूरा नियंत्रण दिल्ली से करने की कोशिश? देखिए, पंजाब जो है वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली तो छोटी जगह है, बिल्कुल, और सीमित अधिकार है, और 2.5-3 घंटे में आप पूरी दिल्ली आप इधर से उधर जा सकते हैं, तो आपका वो कंट्रोल और वो रह सकता है। बट और दूसरा, पंजाब इज़ अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर। ऑफ कोर्स। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, वो दिल्ली के माफिक नहीं है। उसका एक अलग, वो डिफरेंट स्टेट है। तो पंजाब को अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे उस तरीके से, उसका रिएक्शन आएगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन अभी भी आ रहा है अभी। बिल्कुल। दूसरा, ऑफिस, एक स्टेबल ब्यूरोक्रेसी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप देखें, और पिछले 2-3 साल में जिस हिसाब से ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र हो रहे हैं जी, इवन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट और जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं पंजाब में, उनको नहीं पता है कि एक ऑफिसर को समझा के आते हैं, 2 महीने के बाद वो ऑफिसर चेंज है। तो इसमें स्वाभाविक रूप में कुछ लेन देन है, कुछ है, अब हिसाब किताब है। जनता बहुत समझदार है, सही बात, बहुत समझदार है। एंड पंजाब में भी जो मैंडेट मिला, आई डोंट थिंक जस्टिस इज बीन डन टू दैट स्टेट। आई नो। लोगों ने बड़ी आशा भरी एक दृष्टि से निगाहों से इनकी ओर देखा और लगा कि पास वाले राज्यों में ये राज्य कर रहे हैं, इनको अवसर देते हैं। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑल फ्रस्ट्रेशन देयर एज वेल। एक मुझे ये बताइए कि आपकी कैबिनेट कलीग के रूप में भी आतिशी जी को आप जानते ही हैं। जी जी जी। और उनकी जैसी एक महिला जिसकी भी अपनी एक बैकग्राउंड थी और वो सारा छोड़ छाड़ के वो राजनीति में कूद पड़ी, उसी तरीके से जैसे आदर्शवाद एक सामने था, एक आइडियलिज्म था, एंड नाउ मिस्टर केजरीवाल इज सेइंग दैट शी इज़ द टेम्पररी चीफ मिनिस्टर। ये कैसे लगता है आपको? इट इज़ अनफॉर्चुनेट। या
इट इज़ एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, एंड वेरी इंसल्टिंग ऑल्सो। दोनों चीज़ के लिए। वन इज़ कोई सीएम टेम्परेरी नहीं होता है। सही बात है। एक बार जब आपने सीएम का ओथ ले लिया, और वैसे देखा जाए तो सारे सीएम टेम्पररी होते हैं, ये अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए। माननीय अटल बिहारी हाँ, वाजपेयी वही जी कहे तो, थे सही बात कि है, जो एवरेस्ट पे जिसने चढ़ाई किया, कोई थोड़ी वहाँ घर बनाता है। सही बात है। वो तो वापस आके एंड दूसरा भी, दो माउंटेन्स के बीच में स्लोप है, सही बात, तो वन गोज अप, फिर दूसरी चोटी पे जाने के लिए ही हैज टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरना ही पड़ता है, उतरना पड़ता सही है। बात। बट कॉलिंग एनी सीएम टेम्परेरी, आई थिंक इट इज़ हाईली इंसल्टिंग, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का वो फोटो लगा रहे हैं और वो बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कह रहे हैं, जी उनका अपमान है। जी, अगर संविधान का किसी भी रूप में अपमान होता है तो मैं आई एम 200% कन्विंस जो उसके ऑथर और जिन्होंने बनाया बाबा साहब अम्बेडकर, उनका भी अपमान है। एंड सेकंड, दूसरा कारण जो मैं कह रहा हूँ वो महिला का अपमान है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्या उनके माइंड में ये है कि ये महिला है इसलिए टेम्परेरी है? सही। मतलब तो दिल्ली ने 3 महिला मुख्यमंत्री देखे, जी सुषमा जी के रूप में एक जी जी, वो अतिशी अलग थर्ड है। अनुभव, हाँ अतिशी थर्ड है जी। मगर इनको शुरू से ही कहा गया कि शी इज टेम्पररी चीफ मिनिस्टर। वो तो पूरा कैंपेन उनका हाँ, वही है, फिर बिल्कुल, लाएंगे बिल्कुल, केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, तो कैंपेन जो है पूरा, सही बात है। वो उस तरीके से है। और एक बताइए, जब ऐसी इतनी अटपटी चीज होती है, कुछ होता है, तो कोई तो साहस करता होगा कि अरविंद जी ये सही नहीं हुआ, आपने ये सही नहीं किया, तो उसको वो कैसे धुतकारते हैं, क्या करते हैं, या कुछ सुनने की का धीरज भी रखते हैं, धैर्य रखते हैं, क्या होता है? साहस किसी में नहीं है, नहीं है, किसी में भी साहस नहीं है, सत्य सुनने का साहस नहीं है। साहस नहीं है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट डाउनफॉल फॉर आम आदमी पार्टी हैज बीन, आपका एक, अब आप, ये मैंने कितनी बार उनको कहा जी कि जी आपने मंत्री बनाया, लॉ मिनिस्टर बनाया, जी, माई जॉब इज टू एडवाइज यू, ऑफ कोर्स, करेक्ट, मेरा वो काम है, आई एम योर कलीग। मेरा काम है आपको एडवाइस करना। आपको पसंद नहीं है, यू आर सीएम, आप मत मानिए। तो वो व्हाट वाज हिज रिस्पांस, व्हाट यूज्ड टू बी हिज रिस्पांस? वो एनकरेजिंग रिस्पॉन्स, जब आप एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देखिए किसी भी बड़े नेता में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा विरोध कर रहे हैं। सही, एवरी ऑफिसर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस कि उनका मत क्या है, उनका क्या सोचना है। जी वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जी 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 जी, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पॉजिटिव वे में लेके आपको आगे चलना चाहिए। ही डिडंट टॉलरेट दैट। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का तो टॉलरेट करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा तो मतलब फिर आप शहीद हो जाएंगे। अच्छा, ये एकदम तय था। 100%। अरे बाप, एंड आई डोंट थिंक पार्टी में अब किसी का हिम्मत नहीं है। मतलब ना अंदरूनी जनतंत्र है, न खुली चर्चा है, न सत्य बताने की कोई साहस की मानसिकता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए तो कहा कि हम सरकार चलाएंगे जेल से। जी, तो मैंने कहा था कि दिस इज नॉट प्रॉपर, बिकॉज आई वॉज द होम मिनिस्टर, तो मैंने कहा सर संभव कैसे होगा। जेल मैनुअल का पहला जो क्लॉज है जी, वो है कि कोई भी इनमेट, आई एम यूजिंग द वर्ड इनमेट हाँ, हाँ। वेरी कॉन्शियसली, या ऑफ कोर्स, इनमेट मतलब प्रिजनर, जी, कोई भी व्यक्ति जो जेल में है वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं हो सकता। क्या बात है, दैट इज द फर्स्ट। ये फर्स्ट है पूरा जेल मैनुअल का, और वो जेल मैनुअल को कोर्ट भी उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। जी, तो हम बड़ा परेशान, एज अ लॉ मिनिस्टर, एज अ होम मिनिस्टर, कैसे वो ये कहें कि भाई सरकार जो है, और वो संभव ही नहीं है। सही, जेल से सरकार ठीक है, चूंकि आप एक बट ही वाज हेल बेंट अपॉन डूइंग दैट। नो, नहीं वो तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब भी हमसे भी पूछा जाता था कि भाई क्या होगा, तो चूंकि पार्टी में है और आपको एक पार्टी का डेकोरम मेंटेन करना है, जी, डिसिप्लिन में चलना है, जी 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 जी,
तो मैं भी यही कहता था कि भाई सरकार चलेगी जेल से। जब जेल से छूट के आए सॉरी, जब जेल से छूट के आए तो फिर कहा कि हम रिजाइन करेंगे, जो पहले करना चाहिए था। जो पहले करना चाहिए जी, था। जी, जी। मुझे एक बताइए, इनकी जो कथनी करनी की और दिखावे की और वास्तविकता के अंतर की जो बात है, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आता है शिक्षा व्यवस्था का, और जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। और उन्होंने मतलब भाषणों के ऊपर भाषण दिए बहुत सारे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, हमारे स्कूल कैसे होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना कि ये क्या मतलब कैसे इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार अंततोगत्वा जो हम देखते हैं जी, ड्यूरिंग द जी। लास्ट 10-11 years ऑलमोस्ट. So, what is your comment on his claims about reforming the school education? आई थिंक द बिगेस्ट जो एक टीचर्स को हम न्याय नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। और अगर टीचर्स को हम न्याय नहीं दे पाए तो फिर वही टीचर जो बच्चों को वो पढ़ाते कैसे हैं, न्याय दें? हमने कहा था कि हम गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे, नहीं हुआ। नहीं हुआ। और केवल लड़ाई झगड़े झगड़े के कारण नहीं हुआ। मैं एक चीज़ और बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा है और ओपनली दोबारा कह रहा हूँ आपके प्लीज प्लेटफॉर्म से, बताइए। या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार नहीं चलती है। हाँ, वंडरफुल, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द डे, आई वुड से। 1 नंबर 2, अगर कोई मंत्री कोई सीएम अगर दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी इसका मतलब वो सरकार नहीं चला रहे हैं। जी, वेरी वेल से। और ये चीज़ मैंने कितनी बार कहा कि सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आप अपने स्पोक्सपर्सन से कराइए। मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। समय बर्बादी आपके है। पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ा काम आपने किया है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो मतलब गवर्नेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं, सारा राजनीति के ऊपर नंबर ध्यान। 1। नंबर 2, अगर किसी भी मंत्री के पास 18 पोर्टफोलियो हैं, 14 पोर्टफोलियो हैं, 12 पोर्टफोलियो हैं, तो क्या संभव है काम करना? मेरा मानना है, मेरे पास अनेक पोर्टफोलियो रहे, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्ट से फुर्सत नहीं मिली। जी। एंड आई यूज्ड टू बी नॉट सेटिस्फाइड। यार बहुत कुछ है करने के लिए ट्रांसपोर्ट में, बट 80% ऑफ माई टाइम यूज्ड टू गो इन ट्रांसपोर्ट ओनली, लास्ट तक। सही। तो अगर तो कहीं ना कहीं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आई थिंक जो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं था। वो नहीं है। बिकॉज इफ अगर आप एक किसी व्यक्ति को, चाहे वो बहुत स्ट्रांग है, जी। अगर आप उसको 500 किलो का वजन आप उसके सर पे डाल देंगे कहीं दौड़े, कैसे दौड़ पाए? तो क्या संभव है? सही बात। एंड आई शुडंट बी रॉन्ग, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मनीष सिसोदिया जी। सिंधरजन जी अरेस्ट हुए, जी। सारे पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिया मनीष जी को। ही इज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल। करेक्ट। आफ्टर वो कहाँ जस्टिस करेंगे? सही बात है, सही बात। अब मैंने ये चीज़ें लिंक किया आपके शिक्षा से जो सवाल पूछा। शिक्षा वाले में के पोर्टफोलियो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। बिल्कुल। अगर उनको पूरा आप टाइम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनका एफिशिएंसी और बच्चों का नुकसान जो है वो 100% होना है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो आई थिंक अगेन आई थिंक टू मच ऑफ एम्फोसिस ऑन एडवर्टीजमेंट। ये भी बड़ा अच्छा विषय आपने निकाला है। मतलब इस पर तो मैं जानना चाहूँगा कि हर समाचार पत्र खोलो एडवर्ट ये महोदय है ही, जी, हर चैनल देखो ये महोदय है ही, और एडवर्टीजमेंट के साथ साथ जिसको मैं कहूँगा सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स। मतलब मैं देखता हूँ ये दिल्ली का एक भी समाचार पत्र नहीं होगा जिसमें हर रोज़ इनके कम से कम चार कॉलम के समाचार छपते नहीं। तो प्रसिद्धि यही उसका मतलब। तो आपका बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कीजिए एडवर्टीजमेंट बढ़िया हो जाए, उससे ग्राउंड रियलिटी। आपके मोहल्ला क्लिनिक्स का हालत बहुत ख़राब है। हाँ, पता है, पता है। अब अगेन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको पूरा
अगर इफेक्टिव सिस्टम क्रिएट करना है जी, तो वो सिस्टम ह्यूमन ड्रिवन नहीं हो सकता। सही बात है। उस सिस्टम में वो सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। जी, आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, भर्तियाँ नहीं हुई है। भर्तियाँ उस टाइम उनको कराना चाहिए था। एलजी साहब से बात करके, अगर वो समझते हैं कि भाई सर्विसेज डिपार्टमेंट एलजी साहब के कहने से होता, तो एलजी साहब से संबंध बढ़िया होने चाहिए थे आपके। जी, आज 8 से 9 हॉस्पिटल बड़े बड़े जिनकी बिल्डिंग्स बन के तैयार हैं, उनमें डॉक्टर नहीं है। जहाँ डॉक्टर हैं तो वहाँ स्टाफ नहीं है। जी, जहाँ बिल्डिंग है, डॉक्टर है, स्टाफ है, तो वहाँ फर्नीचर नहीं है, जी, देखो मशीनरी नहीं है। सही बात है, और मैं एक दो नहीं कह रहा, कम से कम 8 से 9 बड़े हॉस्पिटल की बिल्डिंग सही बात है। ये स्थिति है। ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया है, तो उन्होंने 80% पे, एक तो नजरगढ़ विधानसभा में है 80% बिल्डिंग बन के तैयार है, जी, पिछले 1 साल से कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं किया है। मतलब जनता के पैसे का इतना लापरवाही से उसको मतलब डील करना। मगर मुझे एक, आपने अभी संबंधों की भी बात कही, मगर मेरे सुनने में ये भी आया कि ये महोदय बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत अपशब्द उच्चारते हैं, किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है हमेशा, मतलब बड़े बड़े नेताओं का। आपका क्या अनुभव है कि ये इतने मतलब गली का नेता इतना गाली का नेता कैसे हो गए? मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि जो जी। व्यक्ति पीएम के लिए गलत शब्द यूज़ कर सकते हैं, हमेशा। तो फिर उनके लिए किसी का कोई सम्मान नहीं है। और उसमें भी मैंने कितनी बार ये रिक्वेस्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अगर देश का पीएम है सही बात तो है। वो पीएम है, चुना हुआ चुना हुआ है, नेता लाखों है। करोड़ों लोगों ने उनको बिल्कुल, चुना है। बिल्कुल। उनके बारे में कोई भी गलत शब्द यूज़ करना वो किसी भी कल्चर का पार्ट नहीं हो सकता। एंड ही यूज्ड टू डू इट ओपनली। वो तो आपने भी जी, देखा है, मैंने भी देखा जी, है, सबने देखा जी, है। जी, 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 जी। तो वेरी उसमें अनफॉर्चुनेट। आई मीन ये सारी चीज़ें राजनीति का जो स्तर है उसको नीचे की ओर ले जाने वाले जो जितने सारे फैक्टर्स है उसका ही एक देखिए, उदाहरण है। अगेन आप राजनीति में हैं, बिल्कुल। आप एक पॉलिटिकल पार्टी रन कर रहे हैं, दूसरा कोई राजनीति कर रहा है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो राजनीति करना राजनीति करना है, अच्छी राजनीति करनी है, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए गलत शब्द यूज़ करना पब्लिक लाइफ में, सही। आई थिंक दैट शुड नॉट बी डन। या ऑफ कोर्स नॉट। और जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं उन्होंने जी, तो बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल नहीं चाहिए। करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि समाज की यही आशाएं थी, यही उम्मीद थी। जी, जी, जी। एक सवाल बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द होल थिंग मेरे मन में है कि कुल मिलाकर ये सारे घटनाक्रम के चलते ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ कि नवंबर महीने में आपने तय किया कि इनफ इज इनफ एंड आई विल नाउ जॉइन द भारतीय जनता पार्टी, सैक्रिफाइसिंग मिनिस्टरशिप? मतलब आप कुछ नहीं होते तो शायद आसान था, मगर आप बने बनाए और एक प्रमुख मंत्री थे, 10-12 डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे थे, सत्ता का अनुभव ले रहे थे, संचालन कर रहे थे, मगर आपको लगा कि इनफ इज इनफ। सो व्हाट वाज दैट ट्रिगर पॉइंट? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ के वो एक दिन में नहीं होते हैं। सही बात है। तो जब आप जिस विचारधारा से जुड़े वो ख़त्म हो गई है। जो अरविंद केजरीवाल की एक ताकत थी, जो वैगनार में एक साधारण घर में और रेनॉल्ड के पेन जी, में, जी, वो ताकत शीश महल में नहीं है। जी, वाह, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और ये भी मैं 100% मैं आपको कह सकता हूँ, आम आदमी पार्टी को जितना लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, अपना सेक्रीफाइस करके सब कुछ दिया, उतना मेरे ख्याल से दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला। और इतने कम समय में तो इतने कम बिल्कुल से- नहीं मैं मिला। इसीलिए कह रहा हूँ, सही बात है, और ना मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे तो लगता है कि पूरे भारत के लोगों का एक भ्रम निराश छलावे के माध्यम जी, से बिल्कुल। करने का पाप अगर किसके नाम पर है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। अगर मैं ये कहूँ, वो भरोसा इतने लाखों करोड़ों लोगों का जो टूटा है, जी। वो फिर दोबारा अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से राजनीति बदलने की बात करेंगे तो वो भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे लोग। वो यकीन सही नहीं बात करेंगे। है, सही बात है। और आई थिंक अगर समराइज
अगर हम करें, तो धीरे 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 आपको ये लगता गया कि दिस मैन इज नॉट इन अ ग्रेट हरी, हाँ, मैन इन ए ग्रेट हरी, ग्रेट हरी, नीडलेसली। ग्रेट हरी, जी। कि अभी कर दो, तुरंत कर दो, अभी ही। आई थिंक वो चीज़ें राजनीति में, और स्पेशली आप जब एक सरकार रन करते हैं, एक स्टेट रन करते हैं, उस तरह की चीज़ें बहुत लंबे समय तक फिर नहीं चलती हैं। और चूँकि पार्टी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, और हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ईडी से डर गया, सीबीआई से डर गया, तो मैं तो उनको उनको मैंने ये पूछा सवाल कि जब ईडी का समन आया जी। तो मैं तो जाके प्रस्तुत हुआ, मैं तो नहीं भागा 8-9 बारी। जी। तो अगर कैलाश गहलोत को डरना होता तो फिर उसी टाइम ज्वाइन कर लेते। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ये था कि इतना लंबा समय किसी के साथ रहे हैं, तो जब सही समय आएगा, और आप देखें उनके सारे लीडर्स जेल से बाहर थे बिल्कुल, जब मैंने निर्णय लिया फाइनली। और जो पार्टी का जो वर्स्ट फेज था, जी, आई स्टूड लाइक अ रॉक। राइट, एंड स्टिल यू हैड ए फीलिंग कि दिस इज नॉट द व्हीकल आई शुड बी गोइंग नो, अलोन। वो तो फीलिंग धीरे धीरे बनती गई। धीरे धीरे यू आर, सो इतना बड़ा डिसीजन जो है वो एकदम एक दिन में नहीं हाँ, होता। नहीं, वो तो मैं समझ। यू हैव टू बी 200% श्योर कि आप जो करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल भी रहता है। जिस चीज़ के साथ आप शुरू से राइट फ्रॉम स्क्रैच आप जुड़ते हैं, तो वो बहुत। But lastly, you had the option of either withdrawing from Aam Aadmi Party, sitting जी, at home. जी, You had the option of joining Congress Party, and you had the option of joining BJP. Why did you select BJP? आई थिंक वन पार्टी जो इस देश को आगे लेके जा सकती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, जी, वो बीजेपी है। और बीजेपी को मैंने जितना देखा है अभी तक, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, जो फलदार वृक्ष होता है जी, वो झुकता है। जी, सही बात। तो बड़ी पार्टी हैं, डीप रूट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश को आधुनिक बनाने के साथ साथ हमारी जो सभ्यता है, जी, हमारा जो कल्चर है, जी, आई थिंक वन पार्टी, अगर आप पूछें, और अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, जी, जी, वो उनकी आवाज़ है कि अगर एक पार्टी देश को आगे ले जाने के साथ साथ हमारा जो कल्चर है, जो सभ्यता है, जी, उसको भी आगे अगर लेके जाएगी तो वो बीजेपी है। वंडरफुल, वेरी वेल सेड। मतलब मैं मानता हूँ कि कैलाश जी ने जितनी सारी बातें हमें बताई, और कैलाश जी का जैसा व्यक्तित्व है, एक समझाते समझाते वो हमारे सम्मुख आए। मतलब भी कुड़ा, मतलब आप भी कुछ अनाप शनाप बातें कर सकते थे, क्योंकि आप एक दृष्टि से भुगत भोगी है वहाँ पर, जो भी आपने सहन किया है, मगर ऐसा न करते हुए अपने पुराने नेता और आज के जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है, उनके प्रति भी बड़ी शालीनता से उन्होंने जो भी कहना था दो टूक कहा। तो मैं मानता हूँ कि यही कल्चर है और यही धारणा है जो उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींच कर लेकर आई। और जो उन्होंने कहा, जिसको दर्शक ध्यान में रखे, कि एक बहुत बड़ी आशा भरी और उम्मीद भरी ऐसी एक वातावरण की ताकत थी जिसके कारण आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। ये तो जनता ने बनाई पार्टी थी, बिल्कुल बिल्कुल, मगर उस पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानते हुए जिस पद्धति से उस पूरी भावना के साथ खिलवाड़ किया गया और जनता को एक दृष्टि से अपमानित किया गया, जिसके चलते अगर आज जयप्रकाश नारायण जी होते तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेरा बाग उजड़ गया। मैं मानता हूं कि आज अन्ना हजारे जी के मन में भी यही भावना है। बिल्कुल होगी। तो दिल्ली वालों को चाहिए कि बाग उजाड़ने वालों के साथ जाना है या बगीचे को और फलदार फूलदार बनाने वालों के साथ जाना है। मैं एक चीज़ और कहूँगा जी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। नहीं नहीं प्लीज़। अभी मैं जहाँ भी हम पब्लिक में जा रहे हैं, मैं 2-3 चीज़ ज़रूर उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता को
देखिए वोट बड़ा कीमती है सही, और 5 साल के बाद मौका मिलता है जनता को, सही। तो जनता को उस पार्टी को वोट देना चाहिए जी, जो पार्टी केंद्र सरकार को और एलजी को के साथ बढ़िया तरीके से बढ़िया संबंध समन्वय रखेगी। बना के काम कर सके। और वो पार्टी मेरे ख्याल से आज के दिन बीजेपी है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का ना वो कभी आउटलुक रहा है कि सबको साथ लेके चलना है, फॉर वॉट एवर रीज़न, हम का सपोज कारण में नहीं जाते हैं। सेकेंड आई थिंक एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये कि एक्साइज जो केस है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो अभी स्टार्ट होना है। जी, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी तो इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया जी तो उस केस में इन्वॉल्व रहेंगे। बिल्कुल। अब ये समझने की चीज़ है कि एक मिनट के लिए मान लें कि हम अरविंद केजरीवाल जी दोबारा सीएम बन जाते हैं, तो जो बेल कंडीशंस हैं वो तो फिर भी रहेंगी। बिल्कुल। तो मतलब आप ऑफिस नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, अफसरों से नहीं मिल सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते और कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते। तो आम आदमी पार्टी को वोट देना मतलब वोट खराब करने के बराबर बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें आई थिंक हर एक वोटर को माइंड में बिल्कुल। रखना चाहिए। कम से कम तीसरी बार छलावे में आकर भावना के आधार पर वोट नहीं करना नहीं चाहिए, करना है, सोच समझ कर करना चाहिए। और कैलाश जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो पॉडकास्ट का कार्यक्रम है एक दृष्टि से वोटर एजुकेशन का, जी। उसमें हम यही कहते आए हैं कि अपनी दिल्ली, अपनी बात, अपनी समझ, अपनी सोच, अपना विचार, अपना वोट। तो मैं मानता हूं कि आपके यहाँ आने से और जो बातें आपने साझा की है हमारे साथ, काफ़ी कुछ प्रबोधन हुआ है, वोटर एजुकेशन हुआ है। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।